अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 25 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 25 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स इसकी जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 15 के साथ है और कंपैरेटिवली ये चैप्टर आसान है। तो इस वजह से हम इसको ऑनलाइन क्लासेस में ही पढ़ेंगे। बाकी जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह ताला फिर हम ना फिज़िकल क्लासेस में पढ़ लेंगे छुट्टियों के बाद। तो पहले पेज में तो स्टूडेंट्स इसके जो इकोसिस्टम के चैप्टर्स में ना पहले तो शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं ज़्यादातर। तो जैसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया गया है वो है इकोलॉजी। तो आइए देखते हैं इकोलॉजी क्या है। इन 1866 जर्मन zoologist Ernst Haeckel coined the term ecology. It means that Ernst Haeckel has introduced the term ecology, and ecology has been derived from two Greek words. Oikos means family household, means that home or house, and logos you know that is it means study. Simply, we can say that ecology is a relationship between the living and non-living things. Is it clear? जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है ecology the study of relationship of living organisms with one another and their non-living or physical surroundings. तो ज़ाहिर है जानदारों का आपस में इंटरेक्शन तो होता है ना, जानदारों का जानदारों के साथ में इंटरेक्शन होता है और जानदारों का अपने सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ भी इनका इंटरेक्शन रहता है। तो इस रिलेशनशिप को जानदारों का जानदारों के साथ या जानदारों का बेजानदार चीज़ों के साथ जो रिलेशन है इसको हम सिंपली इकोलॉजी कहते हैं। नो क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इट इज़ वेरी सिंपल अगेन। एनवायरमेंट एवरीथिंग दैट सराउंड यू। सिंपली हमारे इर्द गिर्द जो ना वो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें बायोटिक भी शामिल हैं और एबायोटिक चीज़ें भी शामिल हैं, तो उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट भी से रिलेटेड आपकी बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई है। जैसे यहाँ पे देखें एक जो है ना वो आपके सामने एक बॉय बैठा हुआ है, तो एक दिस इज़ अ लिविंग थिंग यू कैन से दैट। और यहाँ पे देखें इसमें अदर एनिमल्स हैं, पीपल, फूड, वाटर, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ग्रेविटी, प्लांट्स, एयर, लाइट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि हमें जो जो चीज़ें भी हैं वो जो सराउंड कर रही हैं तो वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी, एनवायरनमेंट है। उसमें ज़ाहिर है लिविंग भी शामिल है और नॉन लिविंग भी शामिल है। तो दोबारा से हम देखते हैं यहाँ पे कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशन यहाँ बुक में क्या लिखी हुई है। देखते हैं जी। एनवायरनमेंट इट इज़ द कंप्लीट रेंज ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल कंडीशंस, यानी कि बाहर वाली तमाम की तमाम कंडीशंस जिसमें शामिल है अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, इंक्लूडिंग नॉन लिविंग। इसमें बेटे नॉन लिविंग थिंग्स शामिल हैं और इसमें शामिल हैं, उसने लिखा हुआ है नॉन लिविंग फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, वाटर, फूड एंड बायोलॉजिकल, इनके लिविंग फैक्टर्स जिसमें शामिल हैं एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड माइक्रोनिज्म एक्सेट्रा। तो इसमें ना ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना लिविंग और नॉन लिविंग जो हमें सराउंड कर रही हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी, एनवायरनमेंट। तो फिर आगे उसने कुछ लेवल्स डिस्कस किए हुए हैं। तो लेवल्स में उसने वैसे पॉपुलेशन से शुरू किया है, तो इससे भी सिंपल आपको पता है कि लेवल है दैट इज स्पीशीज़, एंड स्पीशीज़ इज द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स that can interbreed freely among themselves and produce fertile offspring. You know about it. That is the simplest level of biological organization. Now, students, let's discuss about population. Population is defined as all interbreeding organisms within an area belonging to the same species. इसने भी बड़े ना सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है और आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड the word population or definition of population in the previous class. That is, the population is a group of living organisms of the same species living at the same place and same time. तो यहाँ भी उसने उससे रिलेटेड डेफिनेशन ही लिखी है कि इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप। इंटरब्रीडिंग मीन्स विच हैव एबिलिटी टू सेक्स रिप्रोड्यूस एंड स्पेसिफिक एट द स्पेसिफिक टाइम। तो हम ज़ाहिर है पॉपुलेशन को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक एरिया होता है और स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि टाइम हम चेंज नहीं कर सकते ना बहुत ज़्यादा इसमें जो ना वो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं कर सकते क्योंकि पॉपुलेशन चेंज होती रहती है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये इसमें एक और कंडीशन जो उसने लिखी है वो है कि पॉपुलेशन हमेशा एक सिंपल या एक सेम स्पीशीज़ की ना कैलकुलेट की जाती है। इसके बाद लिखता है जी इसके दरमियान में इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सिमिलर स्पीशीज़ कम्पीट फॉर द रिसोर्सेज विद वन अनदर, यानी कि पॉपुलेशन के अंदर ना जानवरों के दरमियान में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है।
नो डाउट कि इकोसिस्टम में डिफरेंट जानवरों के दरमियान में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, तो पॉपुलेशन के अंदर भी जो ना वो कंपटीशन होता है, compete फॉर रिसोर्सेज। जानवर जो है ना वो रिसोर्सेज के लिए, शेल्टर के लिए, फूड के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं। फिर आगे लिखता है जी म्यूचुअली बेनिफिट फॉर ईच अदर, इनके पॉपुलेशन में एक दूसरे को जानवर को फ़ायदा भी मिलता है, नो डाउट। कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मेंबर्स, ग्रोथ रेट, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये सारे के सारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं, जिनके मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं। आई थिंक ये भी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो उसमें वो जीन फ्लो था, जीन फ्रिक्वेंसी थी, हाँ जी, फिर उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी थी। तो इसमें भी कुछ लिखे हुए हैं, जैसे ग्रोथ रेट है, एज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ग्रोथ रेट हमें पता है कि तमाम पॉपुलेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनका ग्रोथ रेट एक जैसा नहीं होता, वेरिएशन होती है ग्रोथ में ना। किसी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, किसी में कम है, कुछ अर्ली ग्रोथ में ही रह जाते हैं, कुछ ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही एज डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विद इन द पॉपुलेशन हैव डिफरेंट एजेस, यू नो। तो ये ना इसमें है जी पॉपुलेशन के ये सारे के सारे मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट वो लिखता है जी कम्युनिटी। कम्युनिटी इज़ अ बिगर टर्म एज़ कम्पेयर टू दी पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो हम एक स्पीशीज़ की बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, और यू कैन से दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस सिंपली। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर इन अ सर्टन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की जगह आप इकोसिस्टम भी लिख सकते हैं। एंड इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। तो ये जो वर्ड लिखा है ना इंटरेक्टिंग, ये तो डेफिनेटली ये बात श्योर है कि जहाँ जहाँ पे जानवर रह रहे हैं उनके दरमियान में आपस में इंटरेक्शन तो होना ही है। एंड विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल मीन्स नॉन लिविंग। तो ज़ाहिर है अगर जानदार या एक एक पॉपुलेशन है या एक से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो एक जगह पे रह रही हैं, तो डेफिनेटली उनके दरमियान में आपस में इंटरेक्शन भी होना है, और जो नॉन लिविंग फैक्टर उनके दरमियान भी इंटरेक्शन होना है। तो लेकिन ना कम्युनिटी के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं, ये तो सिर्फ इंटरेक्शन की बात की है ना, लेकिन जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी इज़ द ह्यूज collection of living organisms in which different populations they are existing together। ठीक हो गया जी। तो हम कहते हैं कि पॉपुलेशन जो कम्युनिटी है ना, एक डायनामिक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डायनामिक बिकॉज इट इज़ नॉट स्टैटिक। इसमें ये हम कहते हैं कि जो कम्युनिटी है ना, इसमें अगर एक जानदार की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेफिनेटली किसी दूसरे की कम भी हो रही होगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आपको पता है कि एक पॉपुलेशन का प्रीडेटर है ना, तो दूसरा प्रे हो सकता है। तो ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए नेचर ने रखा है। अगर प्रे कम हो जाएंगे तो प्रीडेटर की डेथ होना शुरू हो जाएगी, फिर प्रे की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम कम्युनिटी कहते हैं कि इट इज़ अ डायनामिक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक हो गया जी। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ती चली जा रही हैं, एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो देन द नेक्स्ट लेवल दैट इज़ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम से बड़ा लेवल भी है, यू नो, दैट इज़ अ बायोस्फीयर। लेकिन हम बल्कि इससे भी पहले एक और है, प्लानिटरी इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एक्चुअली दो चीज़ों का कलेक्शन है, जिसमें बायोटिक चीज़ें भी शामिल हैं और एबायोटिक भी। तो इट इज़ अ यूनिट मेड अप ऑफ ऑल लिविंग कम्युनिटी ऑफ पॉपुलेशंस एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर एरिया। तो इसका मतलब है इसमें दो चीज़ें शामिल हैं। तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये और सिंपल डेफिनेशन हो गई। दैट इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन देम। तो ये बात तो लाजमी होनी है कि इनके दरमियान में चाहे पॉपुलेशन है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे इकोसिस्टम में, इनमें इंटरेक्शन तो होना है। एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन देम, तो मटेरियल भी इनमें एक्सचेंज होगा। इनके लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में मटेरियल एक्सचेंज होता है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपने एनवायरनमेंट से, यानी कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं। नो डाउट ऑक्सीजन भी लेते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान, और रूट्स के ज़रिए से वो वाटर और मिनरल को जज़ब करते हैं। तो वो अपने एटमॉस्फेयर से मटेरियल को ले रहे हैं, और मटेरियल में कुछ चीज़ें रिलीज़ भी कर रहे हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो ऑक्सीजन को रिलीज़ भी करते हैं। नो डाउट ऑक्सीजन को जज़ब भी करते हैं, और
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ भी करते हैं, यानी कि ये मटेरियल एक्सचेंज कर रहे हैं। तो प्लांट्स में दोनों प्रोसेस ही हो रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, और अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो ऐसे जानदार अपने इन्वायरमेंट के साथ मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। डिफरेंट इकोसिस्टम में वेरी इन साइज़, तो ये भी बड़ी सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम का साइज़ ना वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, एक छोटा गार्डन भी जो इकोसिस्टम हो सकता है, लॉन भी इकोसिस्टम हो सकता है, क्योंकि उसमें भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दे आर लिविंग टुगेदर। इन एन इकोसिस्टम द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एनर्जी देते हैं, जैसे सन सोलर एनर्जी देते हैं जी। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट्स एनर्जी देता है, नो डाउट। रॉ मटेरियल देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है जी, वाटर है, ये फोटोसेंसिस के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। एंड लिविंग स्पेस भी प्रोवाइड करता है, दैट आर यूज फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट उनको स्पेस देता है, जगह देता है फॉर शेल्टर फॉर लिविंग। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज द इकोसिस्टम। तो ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी, या इस तरह से पूछा जा सकता है, द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, प्लानिटरी इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है जैसे स्पीशीज वगैरह। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अ बायोम। बायोम अगेन इट इज़ वेरी सिंपल टर्म। बायोम that is a major regional ecosystem, major regional ecosystem extending over a large natural geographical area। तो वैसे इससे भी सिंपल डेफिनेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायोम इज़ द लार्ज रीजनल ecosystem that is primarily determined by its climate। It means that biome always based on the kind of climate। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने डेफिनेशन रिलेटेड लिखी है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि ये एक रीजनल इकोसिस्टम है जो एक किसी इलाके को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक्सटेंडिंग ओवर अ लार्ज नेचुरल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि इसका मतलब है कि ये किसी एक ख़ास जियोग्राफिकल एरिया का ही होता है बायोम। तो उसमें क्योंकि क्लाइमेट एक जैसा होता है तो क्लाइमेट बेस्ड वहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अच्छा, बायोम के अंदर ना बेशुमार छोटे छोटे इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे पोलर रीजन है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, जैसे टेम्परेट रीजन है। तो ये जो डिफरेंट रीजन्स हैं इनको हम कलेक्टिवली क्लाइमेट बेस्ड कहते हैं कि ये एक बायोम है। तो बायोम के अंदर छोटे छोटे इकोसिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एक जैसा है, लिहाजा वहाँ पे जो लाइफ होगी, जानदार होंगे, वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। हैविंग सिमिलर फॉर्म्स, हैविंग सिमिलर फॉर्म्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ज़ाहिर है वहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन एक जैसी होंगी। सम मेजर टेरेस्ट्रियल, यानी कि लैंड पे पाए जाने वाले जो बायोम्स हैं उसमें फॉरेस्ट हैं, ग्रास लैंड्स हैं, हाँ जी, वुड लैंड्स हैं जहाँ से वुड हासिल की जा सकती है, श्रब लैंड है जहाँ पे श्रब्स पाई जाती हैं, और सेमी डेजर्ट श्रब्स जहाँ पे डेजर्ट्स भी हो सकते हैं और श्रब भी हो सकती हैं, और डेजर्ट लो लेवल के डेजर्ट्स हो सकते हैं, और डेजर्ट्स जहाँ पे कहीं पे भी दूर दूर तक आपको प्लांट नज़र ही नहीं आते, सैंड के जो ना वो बड़े बड़े ड्यून्स नज़र आते हैं। तो इस तरह से ना ये डिफरेंट टाइप के बायोम्स हैं। एक्वेटिक भी हो सकती हैं, जैसे हम कहते हैं फ्रेश वाटर बायोम्स, हाँ जी, ओशन बायोम्स भी हो सकते हैं। तो बायोम्स कंबाइन टू फॉर्म इकोसिस्टम ऑफ आवर होल प्लानट, यानी कि जितनी भी बायोम्स हैं वो सारी के सारी मिलके ना जी, तो वो हमारे इकोसिस्टम बनाएंगी पूरे अर्थ का, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लानिटरी इकोसिस्टम कहते हैं। तो प्लानिटरी इकोसिस्टम इज़ अ ह्यूज इकोसिस्टम ऑफ द होल प्लानट अर्थ। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर आती है जी आगे नेक्स्ट बायोस्फीयर। तो इंशाल्लाह ताला बायोस्फीयर के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैंने चैप्टर सिर्फ इस वजह से शुरू किया क्योंकि ये कंपैरेटिवली आसान चैप्टर है और आपको इंशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे जैसे चीज़ें जो ना वो मज़ीद डिस्कस करते चले जाऊँगा आपके सामने, और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs होंगे इंशाल्लाह वो भी आपको बताऊँगा लास्ट में। तो बेटे आपने इसको अच्छे से याद करना है। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसमें कि जो हैबिटेट है,
बायोस्फीयर है, निश है, और इकोलॉजी और साइन इकोलॉजी क्या होती है। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, अपना ख्याल रखें बच्चों, अल्लाह हाफिज़।